दोस्तों, क्या ये बात आपको पता है कि 1983 में हज़ारों लोगों को आसाम में मार दिया गया था, कत्ल कर दिया गया था। आपको इसलिए ये बात नहीं पता होगी और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी क्योंकि इसके बारे में कभी चर्चा नहीं हुई और इसके सिलसिले में जो एक रिपोर्ट बनाई गई थी वो कभी मंजर-ए-आम पर नहीं आई। लेकिन इस वक्त जो कश्मीर फाइल्स के नाम से पूरे देश में हंगामा है, वो सिर्फ इसलिए हंगामा है क्योंकि कश्मीर फाइल्स के नाम से एक फ़िल्म बनाई गई और उसका टैक्स फ्री कर दिया गया और सारे लोग जा के उस फिल्म को देख रहे हैं और एक तरीके से कश्मीरी पंडितों के प्रति सहानुभूति जता रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक है, कश्मीरी पंडित हमारे भाई हैं, हम उनके दर्द में शरीक हैं, हम उनका दुख दर्द समझ सकते हैं। लेकिन क्या एक ही पहलू को सिर्फ उजागर किया जाना चाहिए? बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि नैली मैसेकर जो असम में हुआ था 1983 में, उस पर कोई फिल्म क्यों नहीं बनाई जा रही है। और विवेक अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी, अभी मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था तो पल्लवी जोशी ये कह रही थी कि हम जब कश्मीर गए और कश्मीर जाकर के हमने जब लोगों से बातचीत की, उनका दर्द समझा और पंडितों के बारे में समझने की कोशिश की तो मेरा दिल भर आया और मैंने कहा कि अब मैं इससे पीछे नहीं हटूंगी, इसके सिलसिले में एक फ़िल्म ज़रूर बनाऊंगी। तो पल्लवी जोशी जी और विवेक अग्निहोत्री जी, आप लोगों से गुजारिश है कि आप एक बार नैली मैसेकर के सिलसिले में भी हिम्मत कीजिए, वहाँ भी लोगों से जाकर के बातचीत कीजिए, क्योंकि कश्मीरी पंडितों का जिस तरह से एग्जिडस हुआ था, उनको मारा पीटा गया था, कत्लेआम हुआ था कह सकते हैं, तो वो तो दुखदायक है ही है। लेकिन कम दुखदायक नैली मैसेकर भी नहीं है जो 1983 में हुआ था। जाहिर है ये 1990 की घटना है, उससे ठीक 7 साल पहले की घटना है 1983। और वहाँ पर ऑफिशियल डेटा के मुताबिक बात करें तो 2191 लोगों की मौत हुई थी, यानी मारे गए थे, और सरकारी डेटा यह है। लेकिन अगर अनऑफिशियल डेटा की बात करें तो 10,000 से अधिक लोगों को कत्ल कर दिया गया था। फरसा, भाला और गोली से, चाकू से, इस तरीके से कत्ल कर दिया गया था। नदी में, वहीं एक नदी बहती है, उस नदी में लोगों को ऐसे डुबो दिया गया था। तो ये इतना दर्दअंगेज मामला था। आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि एक बार जा करके नैली मैसेकर पर फिल्म बनाने की कोशिश करें। एक बार हिम्मत अगर आप जुटा लीजिए, जिस तरीके से आपके दिल में वो दर्द था कश्मीर पंडितों का, जो बिल्कुल होना चाहिए, आपने हिम्मत जुटाई कश्मीरी फाइल्स के नाम से, कश्मीर फाइल्स के नाम से आपने फिल्म बनाई। एक बार हिम्मत जुटा करके नैली मैसेकर चले जाइए, अभी भी वहाँ के सर्वाइवर्स वो भी जिंदा हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे, उनकी भी कहानी सुन लीजिए, आपका दिल पसीज जाएगा। लेकिन मैं जानता हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये हिम्मत जिस दिन आपने जुटा ली, तो जो आप वाहवाही आपको दे रहे हैं आज, जिनकी आप आज वाहवाही ले रहे हैं और ले रही हैं, कल आपकी गिरबान पकड़ के घसीट घसीट के ये लोग आपको ना मारें तो मेरा नाम बदल देना। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं या करती हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप एजेंडे का शिकार हैं, पॉलिटिकल टूल का शिकार हैं और आप किसी और के हाथ में खेल रही हैं और खेल रहे हैं। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, विवेक अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी, क्योंकि यही दोनों लोग इस सिलसिले में पेश थे और अगुआ थे। अब आइए हम आपके सामने जिक्र करते हैं दरअसल नैली मैसेकर ये है क्या चीज़ और ये कहाँ से हुआ था, क्यों हुआ था, वो तमाम बातें हम आपको बताने की शुरुआत करते हैं। दरअसल आसाम में आपको पता होगा कि जिस तरीके से एक बात कही गई है कि वहाँ बांग्लादेशी मुसलमान बड़ी संख्या में आए थे, और ये बात बिल्कुल सही है कि बांग्लादेश से भाग करके लोग मुसलमान आए थे, बांग्लादेश से चाय के बागानों में काम करने के लिए मुसलमान आए थे, कई तरह की बातें हैं। और 3 फेसेस में आए थे। 3 फेसेस इन द सेंस, एक तो ये है कि अंग्रेज़ों का तो जब दौर था 1826 से लेकर के 1947 तक, इस बीच में कुछ लोग आए हैं। और दूसरा फेज़ जो था 1947 से लेकर के 1971, यानी जब पाकिस्तान का और बांग्लादेश का विभाजन हुआ और बांग्लादेश अलग हुआ, उसके बाद तक। और तीसरा फेज़ जो था 1971 के बाद। ये बात सही है कि बांग्लादेश से मुसलमान आए असम में, बंगाल में और दूसरे इलाकों में, और उसके बाद में असम में एक आंदोलन शुरू हो गया आसू की अगुवाई में। जी हाँ, आसू यानी ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन। उसके बाद में वो आंदोलन उग्र हो गया 1979 में, और 1979 के बाद 1983 तक, इस बीच कभी कांग्रेस की सरकार बनी, कभी राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, फिर सरकार बनी, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। इसमें लगभग 4 सालों में कई मरतबा सरकार बनी, टूटी, सरकार बनी, टूटी और राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। ये तमाम प्रक्रियाएं चलती रही। इस दौरान ये हुआ कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और असम में राष्ट्रपति शासन लागू था, और असम में असेंबली इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया। अब जाहिर सी बात है, असम में असेंबली इलेक्शन का ऐलान करना था कि ये जो आसू के लीडर्स थे और जो असम के मूल निवासी थे, वो लोग इस बात से नाराज़ हो गए। और नाराज़ इसलिए हो गए कि 1979 में वोटर्स की जो जनसंख्या थी वो लगभग 35% एक बैग बढ़ गई।
तो ये बात तो चिंता की विषय थी कि जाहिर बात है इतनी जल्दी कहाँ से ड्रास्टिकली ये चीज़ कैसे चेंज आ सकता है। तो बहरहाल इस को आधार बना करके लोगों ने नाराज़गी और आंदोलन शुरू कर दिया, और आंदोलन करने के बाद में ये एक तरीके से सरकार पर दबाव बनाने लगे। लेकिन कांग्रेस की सरकार झुकी नहीं। 1983 में उसने असेंबली इलेक्शन का ऐलान कर दिया। और जब ऐलान किया गया तो इन लोगों ने मुखालफत की शुरुआत कर दी, आसू के लीडरों ने और आसू के समर्थकों ने। तो अब ये सरकार और आसू के लीडर एक दूसरे के आमने सामने आ गए, और कांग्रेस की सरकार ने सीआरपीएफ को वहां पर भेज दिया और कई चरणों में चुनाव कराने का ऐलान किया। तो कुछ इलाकों में सीआरपीएफ के लोग थे और बहुत ही बड़ी संख्या में थे, लेकिन लगभग 23 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज थी जहां पर सीआरपीएफ के जवान तो थे, लेकिन वो एक तरीके से कह सकते हैं खतरनाक माहौल था, खतरनाक एरिया था, उसको रेड जोन शुमार किया गया था। और उसी रेड जोन में नैली का इलाका आता है। बेसिकली जो नरसंहार हुआ था वो 14 गांवों में हुआ था, जिसमें से एक गांव नैली का भी आता है। लेकिन चूंकि नैली में जो 18 फरवरी 1983 को हुआ था, लगभग 6 घंटे के बाद, यानी सुबह लगभग 8-9 बजे से शुरू हुआ था, और उसके बाद से 6 घंटे के दौरान 2191 लोगों को मार दिया गया था, और ये सिलसिला मार्च तक चला था। तो उसके बाद में सरकारी डाटा के मुताबिक 2191, लेकिन अनऑफिशियल डाटा के मुताबिक हम बात करें तो 10,000 से अधिक जो कि वहाँ सर्वाइवर्स थे, चश्मदीद थे, वो लोग बताते हैं कि लाशों की एकदम अथाह थी, और वहीं नदी में फेंक दिया गया और वहीं गाड़ दिया गया। मतलब कई तरह के, एक तरीके से आप रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर वो तमाम नैली मैसेकर्स की पूरी रुदात देख लेंगे। हम तो जब इस सिलसिले में वीडियो बनाने से पहले हम बहुत सारे लोगों के वीडियोस देख रहे थे, वहाँ के इंटरव्यूज़ देख रहे थे, मकामी लोगों के, वहाँ के लोकल मुसलमानों के इंटरव्यूज़ देख रहे थे। कोई गोली के निशान दिखा रहा था, कोई कुछ निशान दिखा रहा था, तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, और मैं समझ में नहीं पा रहा था कि आखिर पल्लवी जोशी और विवेक अग्निहोत्री को अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ भी आना चाहिए, और यहाँ भी अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए एक नैली मैसेकर पे एक फिल्म बनाना चाहिए। अगर इतनी हिम्मत कर लें तो मैं समझ जाऊंगा कि वो बायस्ड नहीं है, लेकिन अगर उनकी इतनी हिम्मत नहीं तो मैं पूरी तरीके से कह सकता हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि वो एक एजेंडा चला रहे हैं और एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। बहरहाल ये 1983 में पूरी घटना हुई। और आपको एक बात बता दें, 1983 ही में IMDT एक्ट भी बनाया गया था, और IMDT एक्ट इंदिरा गांधी ने बनाया था, और उसका मकसद यही था कि इलीगल माइग्रेशन डिटर्मिनेशन एक्ट के तहत, यानी जो लोग भी घुसपैठी हैं उनको घर यानी वहाँ से देश से बाहर निकालना, ये वो पूरी प्रक्रिया थी जो बाद में फेल हो गया। और उसके बाद में ये सिलसिला चलता रहा, और 2 साल कांग्रेस की सरकार ही 1985 में आकर के असम एकॉर्ड हुआ राजीव गांधी के ज़माने में, क्योंकि 1984 में हत्या हो गई थी इंदिरा गांधी की, और उसके बाद में 1985 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि बहुत भारी संख्या में कांग्रेस बहुमत से सरकार आ गई थी, 400 कुछ सीटें आ गई थी। तो उसके बाद में राजीव गांधी के साथ ये आसू की लीडर बैठे और असम एकॉर्ड हुआ। मैं आपको बता दूं कि असम एकॉर्ड के बाद में किसी तरह का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया, और उसके बाद में ये नैली मैसेकर का मामला शांत पड़ गया। यानी आप सोचिए कि कांग्रेस ने कितनी होशियारी और चालाकी के साथ में नैली मैसेकर के उस पूरे इशू को ठंडे बस्ते में डाल दिया। एक कमीशन बैठा दी, जिस तरीके से आम कोई घटना होती तो कमीशन बैठ जाती है, इस तरह से एक तिवारी कमीशन बैठी, और 547 पन्नों की एक रिपोर्ट सरकार को दी गई तिवारी कमीशन द्वारा, और आज तक वो तिवारी कमीशन की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। बार बार उसकी मांग भी की जाती है, लेकिन सार्वजनिक नहीं की गई, क्योंकि उसमें वो तमाम बातें कही गई होंगी और लिखी गई होंगी कि अगर वो तमाम बातें खुल के सामने आ जाएं तो ये जो मुसलमान पिछलुग्गू बने बैठे हुए हैं कांग्रेस के, सीधे सीधे वो कांग्रेस से किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे और कांग्रेस हाशिए पे चली जाएगी, यानी मुसलमानों का वोट बैंक खो देगी एक तरीके से। यहाँ पर आपको बताते चलें कि नैली मैसेकर के सिलसिले में 688 केसेस दर्ज हुए थे, हत्या, रेप, मर्डर वगैरह वगैरह के, लेकिन उसमें से 310 केसेस पर चार्जशीट फाइल हुआ था, और उसके बाद में वो तमाम चीज़ें ठंडे बस्ते में चली गई। आज तक एक व्यक्ति को भी नैली मैसेकर के मामले में सज़ा नहीं हुई है। ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि 10,000 से अधिक लोगों का कत्लेआम हो गया और वो एक बंदा भी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो अब ऐसी सूरत में आप ये सोचिए कि क्या इन तथाकथित ह्यूमैनिटेरियन लोगों को क्या हम नैली मैसेकर के सिलसिले में एक बार नहीं पढ़ना चाहिए, एक बार उन लोगों से जाकर के नहीं मिलना चाहिए, एक बार उनकी रुदाद और दास्तान नहीं सुननी चाहिए, और एक बार हिम्मत नहीं करनी चाहिए उनके सिलसिले में फिल्म बनाने की और दुनिया को एक सच सामने लाने की। कश्मीरी पंडितों के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है, लेकिन मैं उन तथाकथित मानववादियों से कहता हूं कि एक बार जा करके दूसरे इलाकों का भी दौरा कीजिए। क्या आपको जहानाबाद की वो दलित वाली घटना याद नहीं जिसमें 58 दलितों को मार दिया गया था? आप सोचिए कि लक्ष्मणपुर के बाथे गांव में किस तरीके से 58 दलित लोगों को, जिसमें से बच्चे, औरतें, यानी एक 1.5 साल की बेटी थी, बच्ची थी, यानी उसको भी मार दिया गया था। अब आप सोचिए कि इससे आपका खून नहीं खोलता है? क्या आपकी सहानुभूति इसके प्रति, इन लोगों के प्रति, दलितों के प्रति नहीं होती है? वहीं आप सेनारी का जो वो पूरा कांड हुआ था जिसमें ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई थी, तो क्या ब्राह्मणों के तहीं आपका खून नहीं खोलता? भाई आपका खून अगर खोलता है तो सब पे खोलना चाहिए, गुजरात पे भी खोलना चाहिए, आपको हाशिमपुरा वाले पे भी खोलना चाहिए, मलियाना वाले पे भी खोलना चाहिए और भागलपुर वाले पे भी खोलना चाहिए। केवल कश्मीर को लेकर के आप इतना ज़्यादा सतर्क क्यों हैं?
क्या कश्मीर को लेकर के आप इसलिए ज़्यादा सतर्क हैं क्योंकि कोई ख़ास और एक पॉलिटिकल पार्टी उसको अपना भुनाने की कोशिश कर रही है? आप सोचिए कि एक ऐसी फिल्म है जिसके ताल्लुक से टैक्स फ्री कर दिया गया है, और असम की सरकार, तो ताज्जुब तो ये है कि असम की सरकार, जहाँ पर मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ कि नैली मैसेकर हुआ था, असम की सरकार ने द कश्मीर फाइल देखने के लिए सरकारी कर्मचारियों को आधे दिन की छुट्टी तक दे दी। क्या दिखाना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, किसको बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं? और हाँ, अगर आपको कश्मीरी पंडितों से इतनी ही ज़्यादा हमदर्दी है तो केवल आप मूवी क्यों दिखा रहे हैं लोगों को? भाई 8 साल लगभग आपकी सरकार हो गई, 2014 से है। आप उनके रिहेबिलिटेशन के लिए आपने क्या कुछ किया है? 2008 में केवल एक बार कोशिश हुई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में, लेकिन उसके बाद से किसी तरह का कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। आपकी सरकार केवल और केवल जज्बात को भड़का करके आप लोगों से वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि विवेक अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी को जो इस्तेमाल किया गया है वो 2024 के लोकसभा के लिए इस्तेमाल किया गया है। क्या ये बात सही नहीं है? क्योंकि अगर आपकी सरकार वाकई में संजीदा है तो आप उनके लिए दोबारा से बाज़ाबादकारी की कोशिश कीजिए, उनके रिहेबिलिटेशन की कोशिश कीजिए, उनको दोबारा से वहाँ जाकर बसाइए, कम से कम कुछ तो कोशिश कीजिए। आप केवल फिल्म दिखा कर रहे हैं। अब फिल्म दिखाने से उनका क्या भला होगा? और बीबीसी की एक रिपोर्ट आपने देखी होगी, जो वहाँ की कश्मीरी पंडितों से जाकर के उन्होंने जानकारी हासिल की है, वो कह रहे हैं कि इससे नफरत फैलेगी। इसका कोई हासिल नहीं है। वो सरकार को दोष दे रहे हैं और सरकार को कह रहे हैं कि सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, केवल एक फिल्म दिखा रही है, टैक्स फ्री कर रही है फिल्म पर। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कई सारे सवाल खड़ी करती हैं, न सिर्फ फिल्म बनाने वालों पर बल्कि जो सरकार और सत्ता में हैं उन पर भी बहुत बड़ा सवाल है। और यहाँ तो सोशल मीडिया पर तो लोग ये भी लिख रहे हैं कि सरकार को चाहिए था कि नौजवानों को रोज़गार दें, लेकिन सरकार ने नौजवानों को फिल्म देखने में लगा दिया है। यानी नौजवान फिल्म देख करके जज्बाती हो जाएं और ये भूल जाएं कि महंगाई का मुद्दा कहाँ हो गया, पेट्रोल डीजल का मुद्दा कहाँ चला गया, रोज़गार का मुद्दा कहाँ चला गया, वो तमाम चीज़ें वो भूल जाएं। दरअसल यही तो कोशिश है और ये एक एजेंडे के तहत इस्तेमाल की जाती है। देखने वाली बात है कि कितने लोग इस एजेंडे को समझ पाते हैं।